सब लोग कहते हैं ये गुस्सा वोट में शक्ल में बदलना गया, तो वो देखा नहीं। नैरेटिव चलाया जाता है कि कुछ सर्टेन पॉलिटिकल एलिमेंट्स द्वारा कि जो खामोशी है, खौफ की खामोशी। डेमोक्रेसी में तूफान इलेक्शन होता है, या जिताओ या हराओ, तो उसमें हुआ ही नहीं और तो कोई तूफान हो नहीं सकता। नॉर्मल किस चीज को कहते हैं? जहाँ लोग आराम से, जैसे कि केंद्र सरकार कहती है कि लोग खुश हैं, उन्हें लगता है कि अच्छे के लिए डिसीजन दिया गया, जो कई योजनाएं थी उनका लाभ पहले उन तक नहीं पहुंचता था, अब पहुंच पा रहा है। मिलिटेंसी तकरीबन खत्म हो चुकी है। जिस तरह से वहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे हैं, वो सोचते हैं उनके पास इतना अच्छा कश्मीर है, जम्मू है, ये डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हमारे पास क्यों नहीं? मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि भैया पाकिस्तान से बात कर लो, वो बम गिरा देगा। उनसे आप क्या कहेंगे? उनके पास बम है और हमारे पास अंडे हैं। कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी बन गई, मतलब वो सेकुलर लाइन छोड़ दी। नमस्कार, आपके साथ मैं आदती त्यागी और हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। और आज़ाद साहब, मुझे कहना चाहिए पॉलिटिकल बंदिशों से, पॉलिटिकल बंधनों से भी आज़ाद है सर, ये कह सकती हूँ मैं आज? बिल्कुल टोटल। और मैं हर पब्लिक मीटिंग में कहता हूँ कि मैं किसी ग्रुप में अलाइंड न हूँ, न नेशनल और न स्टेट ग्रुप में। इंडिविजुअली किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली किसी ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं। तो आप पर हालांकि ये कहा जाता है कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो बीजेपी की तरफ है, उस सवाल पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन अभी जो श्रीनगर में वोटिंग हुई, जो वोटर टर्नआउट हुआ, इस पर काफी बात हुई कि भाई 96 के बाद ये रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट है। आपका स्टेटमेंट और महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट अलग अलग रहा, लेकिन आप इस वोटर टर्नआउट को किस तरह से देखते हैं? मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ। देखिए, 2019 अगस्त के बाद यहाँ लोग बहुत कहते थे गुस्सा है, हालांकि उसको एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन सब लोग कहते हैं ये गुस्सा वोट में शक्ल में बदलना गया, तो वो देखा नहीं। न फेवर में, जैसे गवर्नमेंट कहती थी कि बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत अच्छा काम हुआ है, तो फिर उस हिसाब से भी 70-80% वोटिंग होनी चाहिए थी। और अगर एंटी गवर्नमेंट थी तो भी 80% 90%, तो कुछ नहीं, 2-3% का नीचे ऊपर वो तो हर 5 साल में फर्क होता ही है, पड़ता ही है। तो मैंने कोई ज्यादा फर्क नहीं देखा उसमें। तो मैं अगर आपसे समझूं तो आपको लगता है ना जनता में गुस्सा था और ना जनता बहुत खुश थी, इसका मतलब मैं निकालूं? आपका कहना ये? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ कोई पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, मैं देख रहा हूँ गुज़िश्ता 2 साल से, मैंने इतना डीपली कभी नहीं देखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी आज पॉलिटिकल पार्टीज के सब लीडर्स हैं, उनसे कोई 1000 गुना ज्यादा मैं घूमा हूँ इन 2 साल में। रोड से देहाती इलाकों में, वो सब आज लीडर सब मैदान में हैं, लेकिन मैं 2-2.5 साल से, जब से मैंने नई पार्टी बनाई, मैं इतना कभी नहीं घूमा हूँ। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई भी, ये जम्मू कश्मीर का कोई भी ब्लॉक या इलाका, शहर या कस्बा, टाउन या गांव नहीं रहा होगा जिसमें मैंने गया और अंडरस्टैंड किया कि कुछ लोग कहते हैं अभी 70 साल से ऐसे ही चल रहा है, आप क्या शोर करना, आप जैसी जिंदगी हो रही है, लीडर आते हैं, बोलते हैं, फिर करते कुछ नहीं है। तो एक ये भी सोच है। परसों में एक बहुत दूर दराज इलाके में गया था, बहुत शायद कोई सीएम, एक्स सीएम वहां गया हो, तो मैंने चुप बैठे सब लोग, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या? तो कहने लगे कि एक मिनिस्टर आया था 20 साल पहले, उसने कहा था ये करेंगे, उसके बाद आज तक उसकी पार्टी का कोई आदमी नहीं। एक एमपी 5 साल आया था, वो जीत गया और उसने कहा था ये करेंगे, उसके बाद आज तक आया नहीं, वो एमपी चेंज भी हो गया। तो इसलिए हमें क्या दिलचस्पी है, अब देखने आ जाते हैं, भीड़ भाड़ को देखने आ जाते हैं हम भी, तो क्या बोलेंगे। तो मुझे, मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि इस तरह से, अब वो बोलते भी नहीं, कहा होना तो वही है। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि हर आदमी जो सरकार में आता है तो वो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में करते कुछ नहीं। अच्छा, एक
एक ये नैरेटिव चलाया जाता है कि जो खामोशी, जिसका जिक्र आपने भी किया, वजह आपने कुछ और बताई, लेकिन एक ये नैरेटिव चलाया जाता है कि कुछ सर्टेन पॉलिटिकल एलिमेंट्स द्वारा कि जो खामोशी एक खौफ की खामोशी है, और ये खामोशी जो है एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। तो इलेक्शन ही होता है, और क्या तूफान है? डेमोक्रेसी में तूफान इलेक्शन होता है, या जुताओ या हराओ, तो उसमें हुआ ही नहीं, और तो कोई तूफान हो नहीं सकता। जो दूसरे तूफान की आप बात कर रहे हैं वो 70 साल में हो गया, कई दफा मिलिटेंसी हो गई, फिर कंट्रोल हो गई है। मैं भी अपने वक्त में स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज देखता हूँ कि ये शायद चौथा फेज है। एक फेज आता है 20-30 साल में, और वो फेज रहता है 1-2 साल, वो ठीक हो जाता है, फिर 20-30 साल के बाद फिर फेज आता है। तो वो जो उन फेज की अगर उस तरफ की बातें हैं नेगेटिव वगैरह, वो हो चुका है, और अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आप मानते हैं कि अब JNK में नॉर्मलसी है? ये नॉर्मल है अब? नॉर्मल किस चीज को कहते हैं आप? जहां लोग आराम से, जैसे कि केंद्र सरकार कहती है कि लोग खुश हैं, उन्हें लगता है कि अच्छे के लिए डिसीजन दिया गया, जो कई योजनाएं थी उनका लाभ पहले उन तक नहीं पहुंचता था, अब पहुंच पा रहा है। तो मैं अगर वापस अपने सवाल पे जाऊं, तो आपको अब JNK में हालात नॉर्मल लग रहे हैं 2019 के बाद? नॉर्मल सी के लिए सबसे बड़ी 2-4 चीजें पॉजिटिव हुई है। मिलिटेंसी तकरीबन खत्म हो चुकी है। का दुका रहती है वो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा मिलिटेंसी रहती है, कारण कुछ भी हो, वो खत्म हो गई मिलिटेंसी। दूसरा है कि हड़तालें यहाँ बहुत होती थी, हड़तालें खत्म हो गई, वर्क कल्चर थोड़ा बदल गया, ये पॉजिटिव चीज। अच्छा, POK में अब बहुत एक कंपैरिजन किया जा रहा है, भारत का जम्मू कश्मीर और जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर अब आजादी के नारे लग रहे हैं, पत्थरबाजी। वो जब कश्मीर को देखते हैं, अब नई पीढ़ी ने तो पुराना कश्मीर देखा नहीं होगा, 75 साल वाला पहले, अब तो 99% आबादी होगी पोस्ट 75 उम्र जिनकी है, तो वो सोचते हैं उनके पास इतना अच्छा कश्मीर है, जम्मू है, ये डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट, हमारे पास क्यों नहीं? लेकिन आप POK ही बात क्यों करते हैं? पूरा पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। जो पाकिस्तान डेवलप हुआ शुरू के समय में, वो डेवलप हुआ, लेकिन उसके बाद तो आज इतनी अनसर्टनिटी जितनी पाकिस्तान में है इतनी तो कहीं भी नहीं है। उनके हिस्से में 2 लोग आते हैं, एक तो आर्मी जनरल्स, और जो या आर्मी जनरल्स या प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड बाय आर्मी जनरल्स। तो ये डायरेक्टली आर्मी हुकूमत है या इनडायरेक्टली आर्मी हुकूमत है, कोई फर्क नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वही काट सकता है 5 साल जिसको आर्मी का सपोर्ट हो, और जिसको सपोर्ट नहीं है उसमें आर्मी बीच में ही उतार देगी। अब पिछली दफा एक लीडर को आर्मी का सपोर्ट था, वो आए थे, अब उनसे तसल्ली हुई, शायद वो उनके मर्जी के खिलाफ चला गया, उसको जेल में डाल दिया, तो दूसरे को बना दिया। तो कब तक वहां के आर्मी चीफ्स उनके प्राइम मिनिस्टर के मंजूर नजर होते हैं, तो तभी तक वहां की हुकूमत है। तो वहां को उनको डेवलपमेंट से क्या लेना देना, उनको हुकूमत चलाना। तो ये बहुत तो कहा जा रहा है POK में जो एक्टिविस्ट हैं, देखेंगे कि आर्मी चीफ का घर कहाँ है, जो बेचारा सबसे टूटा फूटा होगा, वहां अगर दिखाएंगे सबसे बड़ा एरिया कौन है डेवलप, वो आर्मी चीफ, आर्मी वालों का होगा। मतलब उस एरियाज में कोई खरीद भी नहीं सकता है। मैं तो पाकिस्तान नहीं गया हूँ, लेकिन जानकारी रखता हूँ। अच्छा, ये कहा जा रहा है आजाद साहब कि इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, जो POK एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं इंडिया को आगे आना चाहिए, इंडिया को मदद करनी चाहिए, आपकी क्या टेक है? देखो, हिंदुस्तान की कभी पॉलिसी नहीं रही है किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर दें। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी रही होगी तो पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान कब का ले चुका हुआ होता। लेकिन जहां तक POK का सवाल है, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहा है। जब जैसे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, वैसे POK भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के नाते वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब उस वक्त जब भी चाहे केंद्रीय सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट को फैसला करना होगा।
पाकिस्तान पे बहुत बात हुई है इन चुनावों में, लगातार बयानबाजी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो राहुल गांधी की तारीफ भी बहुत हुई है। अब लोगों की अलग अलग सोच होती है, जैसे यहाँ में भी कई लोगों की सोच होती है कि भाई वो उसको होना चाहिए, उसको हटा के जीता एक था और हुकूमत दूसरे ने बनाई। तो ये इंडिविजुअल सोच रहती है। नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान तो खैर हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है 75 साल तक। अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता तो आधे कंट्री का लोगों की चॉइस एक होती है, आधे कंट्री की दूसरी चॉइस होती है। कनाडा का प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं, लेकिन फवाद चौधरी तो बाकायदा ट्वीट करके, पोस्ट करके ये कहते हैं राहुल गांधी ऑन फायर, और कोई भी आ जाए बस नरेंद्र मोदी ना आए। तो वो किसी के इंडिविजुअल सोच हो सकती है। मैं नहीं समझता कि आर्मी का उसमें कोई, मैं आर्मी को ही वहाँ की गवर्नमेंट समझता हूँ। मैं अच्छा। लीडरों को किसी को लीडर नहीं समझता। अच्छा, तो चलिए आपने आर्मी की बात की, तो मणिशंकर अय्यर ये कहते हैं कि भैया पाकिस्तान से बात कर लो, वो बम गिरा देगा। उनसे आप क्या कहेंगे? उनके पास बम है और हमारे पास अंडे हैं। वो उससे उनका भी कदर करता हूँ। बहुत इंडियन फॉरेन सर्विस के आदमी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मेरे ख्याल में उनके मुंह से ऐसा अच्छा नहीं लगता। एक नॉन एंटिटी कंट्री से हिंदुस्तान को डराते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि पाकिस्तान इररिलेवेंट है। इत्तेफाक रखते हैं आप? आज की हालत में इररिलेवेंट ही। आज की हालत में बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज हमारे जो है पाकिस्तान से बहुत आगे चले गए। अच्छा, अब आपको पार्टी छोड़े, कांग्रेस पार्टी छोड़े एक लंबा अरसा हो गया, अब आप बंधनों से आजाद भी हो गए, तो आपको लगता है राइट डिसीजन था कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाना टाइम रहते? क्योंकि आपके बाद कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी और तरह तरह की जो बातें हैं वो सामने आई। देखिए, मेरे बाद और मेरे से पहले मेरे ख्याल में 80% कांग्रेस खाली हो गई। लीडरों की बात करते हैं। अब जो हैं वहां तो हैं, उनको मुबारक है, हमें कोई शिकायत नहीं है। चलिए, आपने लोगों से मिलने की बात की। मैं कांग्रेस पार्टी आपकी पुरानी पार्टी है, आपने लंबा टाइम बिताया वहां। कहा जाता है कि राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलना ही इम्पॉसिबल हो गया है। अब वो जाने, उनका काम, उनकी पार्टी। अब तो उनकी पार्टी है। आप जब लुक बैक करते हैं और इस तरह की बातें सुनते हैं तो आपको क्या आपके जहन में आता है? कोई नई बात नहीं है, 10 साल तो हमने देखा ही है। इसीलिए तो हमने बहुत परिवर्तन लाने की कोशिश की थी। बहुत सारे मेरे जैसे और साथी थे जिनने परिवर्तन लाने की कोशिश की, जिन मेरी तरह कई लोग छोड़ गए और कई लोग सरेंडर हो गए। संजय निरुपम अभी पार्टी से अलग हुए, उन्होंने ये कहा कि इस पार्टी में 5 गुट है। आपके टाइम पे भी इतने ही गुट थे या ये इजाफा हो गया आपके अलग होने के बाद? गुट तो हर पार्टी में चलते रहे। आपके टाइम कितने गुट थे और कौन कौन से थे? मैंने उनकी गुटों की तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते थे। नहीं, फिर भी एक एक्सपीरियंस तो होगा। उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है। हमने छोड़ दिया कांग्रेस, सब खुश रहे वो। अभी कुछ कांग्रेस पार्टी से जो नेता अलग हुए, उन्होंने कहा वो एंटी हिंदू पार्टी है, दबाव बनाया जा रहा था कि राम मंदिर से दूर रहिए, इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगे। आपने भी ये महसूस किया था क्या? क्योंकि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ये तो था कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी बन गई थी। नहीं, कांग्रेस हिंदू पार्टी नहीं थी, ये मैं कहूँगा। अच्छा, मतलब वो सेकुलर लाइन छोड़ दी थी। अच्छा, जो इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी के वक्त में। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा तो बहुत तकलीफ होगी। हमारे कांग्रेस के लीडर्स आज कुछ महीनों से कहते हैं बैकवर्ड वो होनी चाहिए, वोटों की जो हर 10 साल 11 साल के बाद जातिगत गणना की बात, जातिगत गणना की बात करता हूँ। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो उसके इतने खिलाफ थे, क्योंकि डिवीजन ऑफ कंट्री तो उसी से हो गई। यूपी बिहार से चले गए और आज सब, मुझे यहीं से आप गिनिए, सब कहते हैं, बीजेपी भी कहती है और कांग्रेस भी कहती है कि रिजर्वेशन, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ता, रिजर्वेशन हम खत्म नहीं करेंगे, एससी की भी बढ़ा देंगे, ओबीसी की भी बढ़ा देंगे, एसटी की भी बढ़ा देंगे। और मतलब जिनके पास है
उनकी बढ़ाने के लिए कहते हैं, और जिनके पास नहीं है माइनॉरिटीज की, उसके बारे में कांग्रेस बात करती है, ऐसी बात करती है। तो फर्क क्या है? वोट तो कांग्रेस के 75 साल से मुसलमानों के कांग्रेस ने लिए। बीजेपी अगर ये कहेगी कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे इकोनॉमिक बेसिस पे, आप मुसलमानों को आप बैकवर्ड ही कह दो, तो कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा। ये कहेंगे कि दलितों से भी इकोनॉमिकली पुअर है, लेकिन रिजर्वेशन कभी नहीं देंगे। और ऐसा क्यों? है ऐसा आपको क्यों? मानसिकता। तो अब बीजेपी तो कम से कम ओपनली कहती है हमें वो वोट नहीं देते, हम नहीं देंगे कुछ। तो तुम्हें तो 75 साल से वोट देती आ रही, तो तुम्हें क्या तकलीफ है कहने में? ये राहुल गांधी को आपने देखा है लंबे अरसे से, आपको लग रहा है अब आके कुछ मैच्योर हुए? अब वो जाने, मैं तो कोई पब्लिक मीटिंग न एड्रेस की और न सुनी। अच्छा, जितने भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं उन्हें देख के लगता है? हमें तो 2 साल से किसी के स्टेटमेंट पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। पहली दफा आज मुझे कई लोगों ने स्टेटमेंट पीएम का सुनाया, तो उसका लगता है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने ही सुनाया। और जब उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था तो मैंने निंदा की थी उस स्टेटमेंट की, लेकिन आज मैं उस स्टेटमेंट को वेलकम करता हूँ। आप ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता हूँ, मैंने मुसलमानों अच्छी बात है, क्योंकि मैंने हमेशा स्टूडेंट लाइफ से ही कम्युनलिज्म के खिलाफ रहा हूँ, फिरका परस्ती के खिलाफ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर की राजनीति में आपको कभी लगा कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का भी? जब स्टेटमेंट दिया तो तब अच्छा नहीं लगा था कि प्राइम मिनिस्टर को इस धंधे में नहीं पड़ना चाहिए कि मुस्लिम अच्छा है या हिंदू अच्छा है। मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए सब एक है। तो मुझे आज, तो मैंने, बहुत सारे मीडिया ने पूछा कि आपको ऐसा अच्छा लगा, तो मैंने कहा छोटे लोग कुछ कहें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नहीं कहना चाहिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को। और मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा स्टेटमेंट देंगे। तो ये मैंने, आपके तो पुराने दोस्त हैं, आप शॉक्ड हुए क्या? बिल्कुल शॉक था, क्योंकि ये बिल्कुल कंट्रेरी जो एज लीडर अपोजिशन में 7 साल रहा, उनसे बातें थी, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई वो मुसलमानों के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब, इतना डिटेल में जाकर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।